नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन है, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। इनमें से किनके जरिए अपने ई टिकट के वर्तमान स्थिति जान सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं? किनके जरिए? ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, पीएनआर नंबर से, ट्रेन के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेन के नंबर एवं अपने नाम से। देखिए, स्टेशन नाम और पीएनआर नंबर और ट्रेन के नाम से कभी भी अपन अपने टिकट के बारे में नहीं जान सकते। सिर्फ और सिर्फ ट्रेन नंबर और अपने नाम से अपने टिकट की स्टेटस जान सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे। तो पहला है डिलीट डेटा एंड सेलेक्ट चार्ट, दूसरा है इंसर्ट चार्ट एंड शो। अब देखिए, पहला डिलीट डाटा एंड सेलेक्ट चार्ट, अगर डाटा ही डिलीट कर दिया तो कहां से चार्ट बनेगा? तो पहला क्वेश्चन तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, इंसर्ट चार्ट और शो। देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक अपन डेटा को सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही अपन किसी चार्ट बना सकते हैं, कोई भी चार्ट बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला आंसर है सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट चार्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी। देखिए, सबसे पहले कोई चार्ट अपने को इंसर्ट करना है, उसके लिए अपने को डाटा की जरूरत होगी। तो उसके लिए पहले तो अपने को डेटा सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और सिलेक्ट चार्ट ऑप्शन को अपने को यूज में लेना है। उसके ऊपर जैसे ही सिलेक्ट चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, चार्ट अपना ओपन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सिलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब और सिलेक्ट चार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले बात करें तो सीडीआर, डीवीडीआर एंड सीडीआरडब्ल्यू एंड डीवीडीआरडब्ल्यू, इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सीडीआर की फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। सबसे पहले सीडीआर की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये क्या काम में आती है? अब देखिए, इसकी जो साइज की बात करें तो इसकी मैक्सिमम साइज होती है 650 MB से इसकी 700 MB होती है। इसके ज्यादा अपन ना तो किसी भी चीज का अपने को इसके अंदर डाटा नहीं डाल सकते। नॉर्मली अपन को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो या फिर ऑडियो म्यूजिक ऐड करना हो, वो अपन सीडीआर के जरिए अपन डाल सकते हैं। अब देखिए, बात करें तो डीवीडीआर क्या काम में आता है? तो डीवीडीआर की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, अब इसकी अगर अपन स्पेस की बात करें तो इसका मैक्सिमम स्पेस होता है 4.7 GB से 8.5 GB तक इसका स्पेस की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब सीडीआर क्या था कि अपने नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर हो छोटा, उसको इसके अंदर डाल सकते हैं या फिर ऑडियो म्यूजिक डाल सकते हैं। लेकिन डीवीडी के अंदर किसी प्रकार का अपन डाटा, चाहे वो टेबल हो, किसी प्रकार की टेबल हो, डॉक्यूमेंट के डाटा हो, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। कोई फिल्म हो, आमतौर पर जो अपनी फिल्म होती है, फिल्म की जो सीडी होती है, वो डीवीडी आर के अंदर ही रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगली बात करें तो सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआरडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। अब ये सीडीआरडब्ल्यू सीडीआर का ही भाग है। सेम स्पेस होता है 350 MB से 700 MB के बीच। इसी का सीडीआरडब्ल्यू का भी यही स्पेस है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इनका यही है कि सीडीआर के अंदर एक बार अपन रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा इसको इरेजर नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। लेकिन मेरे साथियों, सीडीआरडब्ल्यू के अंदर अपने एक बार अगर डिलीट रिकॉर्ड कर दिया, अगर अपने को चाहिए कि दोबारा अपने को उस डेटा को डिलीट करके दोबारा ऐड करना है, तो अपन सीडीआरडब्ल्यू के जरिए अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार डीवीडीआरडब्ल्यू है, यही डीवीडीआर का रूप है। फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, मीन्स कि इसमें भी डाटा को लिखकर मिटाकर दोबारा ऐड कर सकते हैं। इसकी भी
4.7 GB से 8.5 GB तक इसका भी स्पेस होता है। ठीक है, तो अपन पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? तो इसका अपना सही आंसर होगा CDRW एंड DVDRW। ठीक है, समझ गए? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोल सकते हैं? हाइपरलिंक क्या काम में आता है? दो फाइलों को अटैच करने के लिए, दो फाइलों को जोड़ने के लिए। तो मान लो अपने फाइलों को जोड़ दिया है, उन जोड़ने के बाद हाइपरलिंक को ओपन कैसे करें? पहला ऑप्शन है केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करके, दूसरा है एल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक कर दें, और तीसरा है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पे क्लिक कर दें, और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पे ऊपर क्लिक कर दें। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर दें। एल्ट, शिफ्ट और या फिर अकेला हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने पे कभी भी हाइपरलिंक ओपन नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 में डैश एक आवाज संचालित निजी सहायक है। इसका मतलब जो असिस्टेंट होता है, जैसे अपनी गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा असिस्टेंट है, एलेक्सा अमेजोन द्वारा निर्मित है, उसी प्रकार विंडो 10 में भी एक असिस्टेंट होता है। जो इनमें से कौन सा है? पहला कोर्टाना, टास्कबार, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडो स्टोर। अब देखिए विंडो स्टोर क्या काम में आता है। विंडो स्टोर जैसे अपने फोन में प्ले स्टोर होता है, वही काम ये विंडो स्टोर आता है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या काम में आता है? माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए अपन इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ, उसी प्रकार ये गूगल एज है। अगला ऑप्शन है टास्क बार। टास्क बार क्या है? अपने जो डेस्कटॉप होता है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, उसमें राइट साइड में नीचे की तरफ जितने भी ऑप्शन है, जो भी कुछ है, उसे अपन टास्क बार कहते हैं। तो अगला है कोर्टाना। तो इसका अपना सही आंसर होगा कोर्टाना। कोर्टाना एक संचालित निजी सहायक है विंडो 10 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हैश 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 प्रदर्शित होता है, तो मतलब कि अगर आप किसी सेल में कुछ रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें उस रिजल्ट को शो करने की बजाय ये जो हैश है, ये एक मिनट, ये वाले ये शो होते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका सही मतलब होगा फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। मतलब कि जो परिणाम है वो सेल में पूरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए अपने को सेल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट बड़ा हो गया, अपना जो सेल है छोटा हो गया। सेल समझते हो? एक्सेल का जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं एक्सेल के अंदर, उसे सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में डैश कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देती है और डैश कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देती है। किनके जरिए, कौन सी की के जरिए कर्सर के बाईं ओर और दाईं ओर के अक्षर को मिटा सकती है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। अब जैसे एक नाम लिख लेता हूं मैं, अपना नाम लिखा है एक, जैसे ये नाम लिखा वन क्लिक। वन क्लिक से याद आया, यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब देखिए जैसे अपने पास ये कर्सर है, यहां पे बीच में अपने पास कर्सर है, तो अपने को ये वाले वर्ड, इन वाले वर्ड्स को अगर अपने को मिटाना हो तो कौन सी की का यूज करेंगे? तो इसमें कौन से वाले ऑप्शन को यूज करेंगे? अपन बैकस्पेस ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, इस वाले को अगर अपने को कर्सर से राइट साइड वाले को अगर डिलीट करना हो, दाई साइड वाले को डिलीट करना हो, कौन से वाले को? इसको, तो अपन डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो अपने को इसका सही आंसर क्या होगा? बैकस्पेस और डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करके बाईं और दाईं ओर के अक्षर को अपन डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,
अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, अगला वाला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला इक्वल लेन कोष्टक स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा शुरू VMOU @RSCIT इन्वर्टेड कोमा बंद कोष्टक बंद का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम देखें तो इसका परिणाम होगा 10। बात करें कि परिणाम 10 ही क्यों आया, 14, 11, 12 क्यों नहीं आया? तो देखिए इसके अंदर कैरेक्टर देखें कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब जो अपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो डाल रखा है उनकी लेंथ को जानने के लिए ये फॉर्मूला यूज में लिया जाता है, लेन वाला। तो इसकी लेंथ कितनी है, 10 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करें। पीओएस और यूपीआई का मतलब, पीओएस और यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ रखी है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आंसर नंबर इसका है सी। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं कि ये पीओएस और यूपीआई होता क्या है। देखिए आपने किसी मॉल वगैरह में या फिर कोई शॉप के ऊपर देखा होगा, कुछ इस तरीके से एक छोटी सी मशीन पड़ी होती है। ये होता है पॉइंट ऑफ सेल, मींस पीओ एस। ठीक है, इनके जरिए अपन क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के जरिए अपन इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है और एक है यूपीआई। यूपीआई को आप सभी जानते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनके जरिए अपन इन ऐप का, वो ऐप इसी यूपीआई के अंडर काम में ली जाती है। ठीक है, किसी को भी मनी ट्रांसफर करनी हो मोबाइल नंबर से या फिर यूपीआई आईडी के जरिए किसी को भी अपन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 8 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये अपनी बाइनरी प्रणाली है जो आपने ऑप्शन में दिखाई दे रही है। अब अपनी बाइनरी प्रणाली के अंदर इस 8 को लिखा कैसे जाता है? बाइनरी प्रणाली में डिजिट कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो अपने जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, खींची 2 लाइनें और 8 और 2। तो देखिए 2 4 जा 8, तो यहां पे 4 आ गया, यहां पे 0 आ गया। 2 2 जा 4, शेषफल कोई नहीं बचा, और 2 1 जा 2। अब देखो इसको अपने को इस तरफ अपने को काउंट कर देना है। काउंट मतलब गिन लेना है, 1 और 3 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगर मान लो अपने को ये मेथड थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, अपने को दूसरे तरीके से अगर जानना है, तो अपने को क्या करना है, पहले तो यहां पे लिखना है 1, उसके बाद एक को 1 में जोड़ते हैं कितने आते हैं? 2। तो 2 को 2 में जोड़ते हैं क्या आते हैं? 4। 4 को 4 में जोड़ते हैं क्या आते हैं? 8। 8 को 8 में क्या जोड़ते हैं? 16। तो लेकिन अपने को क्या पूछ रखा है? 8 तक ही पूछ रखा है। तो अपने को उस 8 के आसपास जानना है, या फिर 8 संख्या हो वो भी, कोई और संख्या हो तो उस संख्या के आसपास तक का ही अपने को टेबल बनानी है। ठीक है, तो अपना ये क्या हो गया? 8 तक हो गया। ठीक है, अब देखिए अपने को उन वर्ड्स को जोड़ लेने हैं, उन वर्ड्स को जोड़ लेने हैं जिनमें से जिनको जोड़ने पर 8 आ जाता है। लेकिन हालांकि यहां पे तो सिर्फ क्या है, एक 8 पूरा ही है जिनको जोड़ने पर 8 आ जाता है। तो जहां पे जिन जिन संख्या को अपन जोड़ सकते हैं, जो जो संख्या जोड़कर अपने को वो परिणाम हासिल होता है, उनके ऊपर अपने को 1 लिख देना है, और बाकी सभी पर 0 0 और 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 0 0। तो इसका सही और आसान तरीका यही है। आप कोई दूसरे
डिजिट को लेके देख लीजिएगा, उनको निकाल के देखिएगा। फिर भी अगर नहीं आ पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उनको मैं अच्छे तरीके से सोल्व करके आपको बता दूंगा। एक देखिए, अगर अपने पास बाइनरी संख्या हो, बाइनरी संख्या जैसे मैं लिख देता हूं 1 0 1 1 1 और 0, ठीक है, इनको अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखिए आपको पता है कि मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि बाइनरी की सिर्फ 2 ही डिजिट होती है। बाइनरी नंबर 0 और 1 पे काम करता है। अब इसको अपने को डिजिट में डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं? 10, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इनको सबसे पहले नीचे लिख लेना है अपने को, 1 0 1 1 1 एंड 0। तो देखिए अपने को क्या करना है, जैसे अपने पिछली टेबल बनाई थी, काउंटिंग कर रहे थे, उसी प्रकार यहां पे भी लिख देना है। पहले लिखा ऊपर 1, पहले यहां पे लिखा 1, फिर 1 को 1 में जोड़ा 2, 2 को 2 में जोड़ा 4, 4 को 4 में जोड़ा 8, और 8 को 8 में जोड़ा 16, और 16 को 16 में जोड़ा 32, ठीक है। अब जहां जहां 0 है उनको अपने को काट देना है। तो ये तो 16 गया और ये 1 गया, बचे कितने नीचे? 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46, ठीक है, समझ गए। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं। आपने कीबोर्ड देखा होगा, आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में 4 तीर के निशान होते हैं, उनको अपन एरो की कहते हैं, ठीक है, एरो की। अब देख कौन सी वाली होती है, चलिए कीबोर्ड की तरफ आते हैं। तो अपने जो ये की है, ये होती है एरो की, ये अपना कीबोर्ड होता है। और ऊपर वाले जो होते हैं ये होती है अपनी फंक्शन की, और ये वाली अल्फाबेट की होती है। ये यहां पे स्पेस होता है, ये एंटर होता है, और ये होता है अपना बैक स्पेस, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? वापस अपने कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कॉम्बिनेशन कीज, ठीक है। कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती है? जैसे कंट्रोल, फंक्शन, एल्ट, और यहां पे स्केप, टैब, ये होती हैं कॉम्बिनेशन कीज, ठीक है। यहां पे मैं इसका आंसर लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन कीज। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है डीपीआई का मतलब। डीपीआई का मतलब यहां पे फुल फॉर्म पूछ रखा है कि डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, डॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैम अस्थायी प्रवृत्ति की मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब वोलेटाइल मेमोरी, मीन्स कि अगर कंप्यूटर अपना चालू है उस टाइम में रैम के अंदर जो भी डाटा है वो सेव रहेगा। अगर अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया उस समय उसका जो डाटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डाटा कैसे? जैसे अपने कुछ कोई सॉफ्टवेयर चला रखा है तो उस समय वो रैम के जरिए चलता है,
देखा होगा कई बार, जिसमें रैम की साइज छोटी होती है, तो अपना कंप्यूटर या फिर फोन भी ले सकते हैं, फोन धीमी गति से कार्य करता है, वो रैम के कारण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे? तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब होती कौन सी है? तो चलिए देखते हैं, ये है अपनी वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इसके ऊपर आधारित थे। अगर बात करें तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पे आधारित थे, किसके जरिए चलते थे? तो वो थे ट्रांजिस्टर के जरिए। तो ये अपना छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था, इसके जरिए अपना कंप्यूटर चलता था। अगर बात करें अभी जो करंट टाइम में जो जनरेशन चल रही है, पांचवी पीढ़ी, वो किस पे आधारित है? तो वो है अपने ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये है अपना ULSI। अब बात करते हैं रिवीजन ऑफ MQC फेस्ट का। रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। राजस्थान का SSO साइबर थ्रेट का एक भाग नहीं है। SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन है, मेलिंग शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, डैश फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ग्रेडियंट फिल। अगला क्वेश्चन है, डेजी वेल एक प्रकार का डैश है। तो डेजी वेल इंपैक्ट प्रिंटर का एक भाग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा NVSP। क्वेश्चन नंबर 7, PDS में PDS का पूरा नाम? तो इसका सही आंसर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MOOC डैश का एक उदाहरण है। तो एडेक्स का एक उदाहरण है MMOC। यह एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है, तो हम डैश का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्रियों को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। किनके जरिए देख सकते हैं? रैप टेक्स्ट के जरिए अपन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन MS वर्ड से संबंधित नहीं है, यह पावर पॉइंट से संबंधित है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 1 TB कितने के बराबर होती है? तो 1 TB 1024 के बराबर होती है, 24 GB के। ठीक है, अगला ऑप्शन है, MS पावर पॉइंट 2010 स्लाइड का एक्सटेंशन है। तो इसका एक्सटेंशन है .pptx। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है, तो कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर होता है 0, क्योंकि कंप्यूटर अपने सोचने समझने की एक क्षमता नहीं रखता है, जो अपन कमांड देते हैं वही काम में लेता है। तो ये थे साथियों अपने कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको ये क्लास थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की कक्षा में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।